प्रिज्म हमारा किस तरीके का दिखता है, अब हम लोग उसको समझेंगे। तो देखो प्रिज्म जो होता है वो आपका एक ग्लास शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ग्लास शेप होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से कि रेज आपकी आर से एक साइड से दूसरे साइड पार कर जाती है, यानी कि एक साइड से इंसिडेंट रे आती है और दूसरे साइड से आपकी रिफ्रैक्टिंग रे बाहर आ जाती है। तो इसीलिए जो प्रिज्म है उसमें लाइट का कौन सा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन। उसमें जो प्रिज्म है उसमें लाइट का हम लोग कौन सा एप्लीकेशन पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? और ये डिस्पर्जन जो है, डिस्पर्जन मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिस्पर्जन होता क्या है। प्रिज्म में अगर बात कर ली जाए ये डिस्पर्जन होता क्या है, तो चलो अब मैं दिखाता हूं तुमको कि प्रिज्म किस तरीके से दिखता है। उसमें से लाइट आती है तो कैसे बाहर जाती है और किस तरीके से क्या क्या उसमें फिनोमिना होते हैं। गुड जय हिंद, जय हिंद वीर, जय हिंद। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखो प्रिज्म के बारे में बताता हूं कि प्रिज्म किस तरीके से दिखता है। तो देखो यहाँ पे तुमको एक ग्लास शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला देख पा रहे हो? ये वाला देखो, ये जो ग्लास शेप स्ट्रक्चर है यही आपका क्या बोला जाता है? प्रिज्म। ठीक है, देखो कुछ हद तक इस तरीके से देखोगे। अच्छा देखो प्रिज्म में क्या होता है, ये इसकी जो दो साइड्स होती है, यानी कि एक तुम ये वाली साइड देखो, ठीक है, और एक जस्ट इसके पीछे वाली साइड। एक तो तुम ये वाली साइड देखो, एक इसके जस्ट पीछे वाली साइड। दोनों कैसी होती हैं? ट्रायंगल। यानी कि इसकी दो साइड्स तुम्हारी क्या होती हैं? प्रिज्म की दो साइड्स तुम्हारी क्या होती हैं? वो क्या होती हैं? ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? एक ये वाली और एक इसके जस्ट पीछे वाली। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं बचे हुए के बाकी इसके तीन हिस्से, यानी कि एक आपकी ये वाली साइड हो गई, ठीक है, एक आपकी ये साइड हो गई, फिर एक जो इसके नीचे है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखो, एक जो इसके नीचे है ये वाली, ठीक है, ये वाला जो इसका सरफेस हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? एक ये हो गया और एक जस्ट इसके पीछे वाला। तो यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल हो जाते हैं और तीन आपके क्या होते हैं? रेक्टेंगल। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे जो आपका प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है, आप रेक्टेंगल कह लो स्क्वायर कह लो, तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आपका जो प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है वो किस किस मतलब के बना होता है? आपका दो ट्रायंगल होता है और तीन आपका क्या होते हैं? रेक्टेंगल होता है। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज लिख भी दी है कि दो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि सरफेस आर रेक्टेंगुलर, और इसमें तीन सरफेस होता है जो कि तुम्हारा क्या होता है? रेक्टेंगुलर। समझ में आ गई बात? तो प्रिज्म कैसा दिखता है अब समझ जाओगे। कभी कभी जब फिजिक्स लैब में गए होगे, क्लास 12th में पढ़ते होगे, या बच्चे जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, अब तो यार बोर्ड्स का भी मौसम चल रहा है तो अक्सर प्रैक्टिकल हो रहे होंगे स्कूलों में। तो जब जाते होगे तो वहां पे तुमको प्रिज्म से लाइट की स्कैटरिंग का प्रैक्टिकल होता होगा, मतलब काफी अलग अलग तरीके के फिजिक्स से प्रैक्टिकल होते होंगे। तो तुमको ये वाली जो डिवाइस है, यानी कि ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट, ये देखने को मिल जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म। समझ में आ गई बात? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म के बारे में आगे की कहानी जानते हैं। तो देखो तुम्हारा प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, एक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कह लो ग्लास होता है, ठीक है, पीस ऑफ ग्लास होता है, जिसमें से लाइट आती है और दूसरी साइड से वो क्रॉस कर जाती है। तो आओ देखते हैं अब उसमें किस तरीके से लाइट आती है और किस तरीके से चीजें क्रॉस करती है। तो देखो अब यहाँ पे समझते हैं प्रिज्म के बारे में, यानी कि उसका वर्किंग, प्रिज्म की वर्किंग कैसी होती है कि जब इस पे एक साइड पे लाइट पड़ेगी, यानी कि किसी भी साइड पे इस पे लाइट पड़ेगी तो इसकी वर्किंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बात कर लेते हैं, सपोज ये तुम्हारा क्या है? एक प्रिज्म है, दिख रहा है यहाँ पे क्या है? एक प्रिज्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम देखोगे एक इंसिडेंट रे आ रही है। कौन सी आ रही है? ये देखो, ये कौन सी तुम्हारी है? इंसिडेंट रे, है ना। ये इंसिडेंट रे जब तुम्हारी प्रिज्म के इस पॉइंट पे पड़ती है, ये जो इंसिडेंट रे है ये तो तुम्हारी प्रिज्म के इस पॉइंट पे पड़ती है, तो देखो यहाँ कौन सा मीडियम है भैया? तुम्हारा यहाँ पे है एयर। यहाँ पे कौन सा मीडियम है? यहाँ पे है एयर, ठीक है। बट जो प्रिज्म है, प्रिज्म तुम्हारा किस चीज का है? ग्लास। प्रिज्म किस चीज का है? ग्लास का। समझ में आ गई बात? ये दिख रहा है कि थोड़ा इसको और लिख दूं सही से? चलो मेरे ख्याल से विजिबल है ना। तो चलो देखो ये क्या होता है? तुम्हारा एयर होता है और ये क्या होता है? प्रिज्म का मीडियम ग्लास। तो भैया यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो हम क्या लेते हैं? म्यू1 है, यानी कि कुछ भी है। फिर उसके बाद और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग बोल देते हैं म्यू जी, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि जो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो प्रिज्म यानी कि ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। ये पता है ना, जो एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, यानी कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो ग्लास की डेंसिटी से कम होगी। तो जाहिर सी बात है जो एयर का ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, वो आपकी ग्लास से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो उसी कारण से जब देखो यहाँ पे लाइट क्या है, अच्छा जब इसका म्यू लेस है, ठीक है, बात कर लेते हैं ये क्या है? म्यू ऑफ एयर। ये क्या है आपका? म्यू ऑफ एयर।
तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो आपका म्यू ऑफ एयर है, ठीक है, ये लेस देन है म्यू ऑफ ग्लास से। तो देखो यहाँ पे एयर क्या होगा, यानी कि ये वाला जो मीडियम आपका होगा ये क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, ठीक है, ये आपका होगा रेयरर। और ये बाकी कौन सा मीडियम होगा, डेंसर, ठीक है, ये कौन सा आपका डेंसर। तो देखो जब भी तुम्हारी लाइट रेस, जब भी तुम्हारी लाइट रेस तुम्हारा रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है, तो ये किधर शिफ्ट कर जाती है, नॉर्मल की तरफ। ये बताया था ना, ये किधर शिफ्ट कर जाती है, नॉर्मल की तरफ। तो देखो अब इसमें नॉर्मल क्या है भैया, इसमें देखो नॉर्मल कहाँ कहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये वाली जो तुम लाइन देखने को मिल रही है ना तुम्हारी, ये वाली, ये तुम्हारी क्या है, नॉर्मल। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद देखो जैसे ही ये लाइट आती है यहाँ पे डेंसर मीडियम में, ये क्या करती है, इसको जाना तो ऐसे था, इसको जाना किधर था, इस डायरेक्शन में था, बट ये वहां से नॉर्मल की साइड झुक जाती है। और कितने एंगल पे झुकती है, एंगल आर, ठीक है। चलो अब फिर उसके बाद जैसे ये अंदर जाएगी, ये प्रिज्म के अंदर स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, बट जैसे ही ये भैया अब यहाँ पे क्या हो गया, म्यू ऑफ ग्लास है और यहाँ क्या है तुम्हारा, म्यू ऑफ एयर है। अब जैसे ही ये तुम्हारा डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी, यहाँ पे देखो क्या है, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे क्या है, रेयरर मीडियम। अब जैसे ही भैया ये तुम्हारा डेंसर टू रेयरर जाएगी, ये फिर से नॉर्मल से दूर भागना चाहेगी। ये नॉर्मल से कहां भागना चाहेगी, दूर भागना चाहेगी। तो जैसे ही नॉर्मल से दूर यहाँ पे भागना चाहेगी, ठीक है, देखो जैसे ही ये नॉर्मल से यहाँ पे दूर भागना चाहेगी, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही नॉर्मल से दूर भागना चाहेगी, तो पहले देखो यहाँ पे नॉर्मल है कौन सी, तो नॉर्मल तुम्हारी यही वाली लाइन है इस सरफेस पे, यानी कि एक सरफेस तुम्हारा ये था और दूसरा सरफेस तुम्हारा ये था। इन दोनों सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोले, नॉर्मल। तो यानी कि ये जो तुम्हारी लाइट है जो ग्लास से आ रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से आ रही है, वो जैसे ही रेयरर मीडियम में जाएगी, ये नॉर्मल से क्या होगी, अवे, यानी कि दूर भाग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइट निकलती है, ये वापस से तुम्हारी देखो इस तरीके से बाहर निकल गई, यहाँ पे वापस से ये एयर में आई और यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकल गई। तो समझ में आया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब भी तुम्हारी लाइट रेस, यानी जो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रेस, व्हाइट लाइट रेस तुम्हारी एयर से प्रिज्म में जाती हैं, तो वो नॉर्मल की साइड डेविएट कर जाती हैं। फिर जैसे ही वो प्रिज्म से एयर के मतलब प्रिज्म से वापस से बाहर निकलती हैं, वो नॉर्मल से दूर भाग जाती हैं। समझ में आ गई बात। चलो तो ये तो हो गया भैया लाइट की बातें, ठीक है, कि लाइट किस किस तरीके से रहती है, नॉर्मल कहाँ रहता है। अब आओ बात कर लेते हैं कि जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है, तो जो हमारे एंगल्स बनते हैं, जिससे हमारा मतलब है, ठीक है, जिसके आधार पे हम पूरी की पूरी प्रिज्म थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि प्रिज्म में हमारा क्या क्या है, हमको प्रिज्म में कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से एंगल फाइंड करने, इंसिडेंट्स कैसे फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव कैसे फाइंड करना है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग किससे जानेंगे, इन एंगल्स के थ्रू। तो अब आओ बात कर लेते हैं इन लाइट के लिए। इन लाइट के लिए, जब ये लाइट तुम्हारी एयर से प्रिज्म में आती है और प्रिज्म से वापस एयर पे जाती है, तो ये कौन कौन से एंगल और कहां कहां पे एंगल ये क्रिएट करती है, और उन एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। चलो आ जाओ। अब जैसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है, बाकी जिसको देखना होगा अपना वीडियो को पीछे करना थोड़ा और वहां पे जाके देख लेना। तो अब हम लोग सारी बात करते हैं अबाउट द एंगल, यानी कि एंगल के बारे में। चलो यहाँ पे देखो कुछ नोटेशंस मैंने कर दिए हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे कुछ नोटेशंस डायग्राम में दिए हैं, तो आप लोग वहां से भी जान सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो तो देखो एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एंगल की, ठीक है। देखो एंगल, सबसे पहले जब भैया ये तुम्हारी इंसिडेंट रे आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल से ये जो एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल आई। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गई बात। फिर जैसे ही ये तुम्हारा प्रिज्म के अंदर जाएगी, जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर जाएगी, तो बाकी ये जो नॉर्मल से जो तुम्हारी रिफ्रैक्टिंग रे, यानी कि तुम्हारी ये क्या थी, इंसिडेंट रे, और ये तुम्हारी कौन सी है, रिफ्रैक्टिंग रे। रिफ्रैक्टिंग रे जो तुम्हारे यहाँ नॉर्मल से एंगल बना रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल R1, यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 1, यानी कि जो तुम्हारी लाइट रे इसका पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ है, उसका जो एंगल क्रिएट हुआ है वो क्या है, R1, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये जो लाइट रे इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग थी, यहाँ पे जाके यही लाइट रे किसका काम कर देती है, इंसिडेंस का, यानी कि इस वाला ये जो तुम्हारी साइड दिख रही है, ये प्रिज्म की ये वाली साइड दिख रही है, इस पे कौन सा काम कर देती है, इंसिडेंस का। तो जब यहाँ पे इंसिडेंस का काम करती है, ठीक है, तो बाकी यहाँ से नॉर्मल से और तुम्हारा एंगल ऑफ लाइट से जो यहाँ पे बनता है, उसको हम लोग बोल दिए R2, यानी कि यहाँ भी इस पॉइंट पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रिफ्रैक्शन,
यानी कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन। लाइट एक मीडियम से तुम्हारा कहां जा रही है, दूसरे मीडियम। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लोग कौन सा बोल दिए, रिफ्रैक्टिंग एंगल 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीडियम से यानी कि इस तुम्हारे प्रिज्म से लाइट वापस से तुम्हारा किस में आ गई, एयर में। जब भैया लाइट तुम्हारा वापस से एयर में आ गई तो यहां से जो नॉर्मल और रेस पे जो एंगल फॉर्म हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, कई की जगह पे ये देखो I2, इस डायग्राम में भी प्रॉपर I2 ही लिखा हुआ है, तो इसको कई की जगह पे I2 बोलते हैं, लेकिन जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, इमर्जेंट रे। इस रे का क्या नाम होता है, इमर्जेंट रे, और इस एंगल का क्या नाम होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ में आ गई बात? इतनी चीजें समझ में आई? चलो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि जब रेस अंदर जाती हैं तो किस किस तरीके का एंगल बनाती हैं और वहां पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या कौन कौन से एंगल बने, हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं नोट टाइप का। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तुम्हारा पहला कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग 1। तीसरा कौन सा एंगल बना, तुम्हारा यहाँ एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग 2। चौथा कौन सा एंगल बना, तो यहाँ कौन सा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार मेन एंगल है इन्हीं से आपको सारी प्रिज्म थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ और एंगल्स इस डायग्राम में नोटिस बने हुए हैं। ठीक है, तो आओ मैं अब तुमको उनको समझाता हूँ। ठीक है, चलो तो इस डायग्राम में बाकी के देखो, यहाँ के जो बाकी के एंगल है, अब जैसे भैया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता है तुमको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग तो ये तो पता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल पता है। अब देखो क्या हो रहा था, जैसे तुम्हारी ये लाइट रे इंसिडेंट इस पॉइंट पे पड़ी, इसको जाना किधर था, इधर, लेकिन ये मुड़ किधर गई, इस साइड। ये मुड़ किधर गई, इस साइड, यानी कि इस अपने पाथ से, इसका जो ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ इसका क्या था ये, बट इससे ये क्या हुआ, डेविएट हो गई। ये क्या हुआ, अपने पाथ से भटक गई। तो इसी को, ये जो एंगल भटकी है, जितना एंगल भटकी है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गई बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये तुम्हारा हो गया पहला एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि जब तुम्हारी लाइट पहली बार अपने पाथ से भटक गई। ठीक है, चलो अब ये लाइट तो भैया जानी देखो ऐसी थी, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट इस तरीके से जा रही है अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस लाइट को सीधे जाना होता है, लेकिन ये सीधे ना जाके ये फिर से डेविएट होती है। तो ये जो फिर से डेविएट होती है अपने पाथ से, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल यहाँ पे क्रिएट होता है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन 2। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे दो एंगल और बने, एंगल नंबर 5वां। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, अच्छा डेविएशन को मैं डी से लिख रहा हूँ, तो डेविएशन 1, और छठा एंगल कौन सा हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन 2। समझ में आ गई बात? देखो ये तुम्हारे तो मतलब ऑर्डिनरी है। ठीक है, मतलब कह लो कि ये दोनों बस हम लोगों ने अपने सवाल को इजी करने के लिए इन दोनों को बना दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन 1 एंड 2। लेकिन मेन ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है। जो तुम्हारा मेन एंगल ऑफ डेविएशन होता है, देखो वो क्या है, देखो तुम्हारी लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ ये था, बट तुम्हारी लाइट रे ऐसे ना जाके जब इस मीडियम में सीधे जाती है तो यहाँ कहां से बाहर आती है, यहां से बाहर आती है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको बैक ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि जो तुम्हारा मेन एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो तुम्हारा कहाँ होता है, एंगल इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टिंग लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गई भैया तुम्हारी इंसिडेंट लाइट और ये हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसी को हम लोग क्या बोले, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो जो आपका ओरिजिनल एंगल ऑफ डेविएशन है, ये दोनों तो आपके ऑर्डिनरी हैं। जो एंगल ऑफ डेविएशन आपका ओरिजिनल है वो आपका कौन सा है, ये वाला। और एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग किस साइन से नोटिफाई करते हैं, डेल्टा। समझ में आ गई बात? चलो तो आगे बढ़ा जाए। इतनी चीजें समझ में आई हूं तो आप लोग एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ सर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई थी आपके एंगल की बातें। ठीक, चलो आगे बढ़े। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब इसमें चलोगे इस पूरे मतलब प्रिज्म थ्योरी में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर हम लोग इस प्रिज्म को ऊपर से देखें, ठीक है, प्रिज्म को हम लोग ऊपर से देखें, यानी कि अगर तुम लोग अपने हाथ पे यहाँ पे ऐसे प्रिज्म रख दो और फिर इधर से तुम लोग टॉर्च मारो, टॉर्च या फिर बच्चे खेलते हैं लेजर से, है ना, तो इधर से जब तुम लेजर जलाओगे और उसको ऐसे देखोगे तो कौन सा व्यू दिखेगा तुम्हारा, ये, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है, तो जब इसको यहाँ से टॉप व्यू देखोगे तो देखो यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल होते हैं ये कुछ हद तक इस तरीके से प्लेस है, दिख रहा है।
चलो मैं यहाँ कलर चेंज करके तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों कैसे प्लेस्ड हैं, ऐसे। तो इनके बीच में ये जो एंगल बनता है, इनके बीच में ये जो एंगल बनता है, एंगल ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ गई बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, यहां पे मैं इसको सही से लिख देता हूं। चलो इसको हम लोग क्या बोले, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ठीक। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हारा क्या होता है, यानी कि ये जो टॉप पे एंगल बनता है, तो उसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये टॉप व्यू लगा दिया था, ताकि ये तुमको प्रॉपर समझ में आ जाए। समझ में आ गई बात? चलो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म समझ में आ गया। जब यहां से टॉप से देखोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल का क्रिएशन दिखता है, ठीक है, यहाँ पे ये तो मैं लिख दिया हूं एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इसको ऐसे याद रखना कि ये वाला जो एंगल होता है, ये आपका क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, ए से। हम लोग इसको दिखाते कैसे हैं, इसका नोटेशन जो होता है वो क्या होता है, ए। ठीक है, और यहाँ पे बाकी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये किस तरीके से आपका दिखता है। तो यहाँ पे देखो, एक सरफेस तुम्हारी क्या हुई, ये वाली हुई, और दूसरी सरफेस तुम्हारी क्या हुई, ये वाली हुई। यानी कि ये देखो, ये जो ट्रायंगल है ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है, एक ट्रायंगल की साइड ये होती है, एक ट्रायंगल की साइड ये होती है। बाकी ये जो तुम्हारा एंगल यहाँ पे बनता है इन दोनों के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे देखो ये बना भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए, यानी कि ये वाला जो तुम्हारा है एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नमस्ते नमस्ते। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही तुम इसमें आगे बढ़ोगे, ठीक है, अब बात हो गई, तुमने सारे एंगल सीख लिए, यानी कि डेविएशन के भी तुमने एंगल सीख लिए, एंगल ऑफ इमरजेंस भी तुम सीख लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सीख लिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सीख लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसकी आगे की कहानी पे बढ़ते हैं कि जब भी हम सारे एंगल देख लिए, ठीक है, तो अब उनसे क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, उनके बीच में कौन कौन सा रिलेशन बन सकता है। अब आओ इस पे बात करते हैं। ठीक है, चलो चलो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो आगे, जैसे ही इसमें आगे बढ़ोगे तो थोड़ा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा समझाने में आसानी हो। चलो अब देखो, यहाँ पे जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, ठीक है, इसमें बताना कौन सा कलर यार ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर से बताऊं कि किस कलर से? ठीक, देखो ये तुमको दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है यहाँ पे, या फिर कोई और कलर ले लूं मैं पेन का? जय हिंद जय हिंद जय हिंद शिवांश। ठीक है, ब्लैक कलर दिख रहा है। चलो, तो अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या एंगल हैं और किस किस तरीके से रिलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एंगल ए के बारे में, यानी कि ये जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। जब भी इसकी बात करोगे तो देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल तुमको बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं? देखो एक ये क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे तुमको बनता हुआ दिख रहा है। इसको मैं किसी और कलर से बना देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से प्रॉपर विजिबल हो जाए। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल तुमको बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला दिखा? चलो अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में तुम्हारे दो एंगल हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में तुम्हारे दो ऑपोजिट एंगल हैं। एक एंगल तुम्हारा ये हो गया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंगल ए, और एक ऑपोजिट एंगल तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आ गई बात? एक ऑपोजिट एंगल तुम्हारा ये हो गया और दूसरा ऑपोजिट एंगल तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ही आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में दो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में, ठीक है, हाँ, क्वाड्रिलेटरल में जो तुम्हारे दो एंगल का सम होता है, यानी कि दो ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने वही यहाँ पे लिख लिया है, वही यहाँ पे लिखा है कि ये जो तुम्हारा एंगल ए है और एंगल ओ है, जब तुम इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? चलो, एक तो तुम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात हो गई, एक तो तुम ये वाला रिलेशन सीख लिए। ठीक है, ये वाला रिलेशन। ठीक, अब बात चलते हैं आगे। जैसे आगे मूव करोगे तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल मैं तुमको दिखाता हूँ, ये वाला ट्रायंगल देखो, एक ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक ये वाला। ठीक है, जब इस ट्रायंगल में देखोगे, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में देखना, तो यहाँ पे दो एंगल तुम्हें बनते हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तुम्हारे ये वाले एंगल और दूसरे कौन से, ये वाले।
तो ये कौन सा तुम्हारा है रिफ्रैक्टिंग एंगल 1 और ये कौन सा है तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग एंगल 2। ठीक है, ये कौन सा तुम्हारा है रिफ्रैक्टिंग एंगल 1 और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव एंगल 2। और एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हो, जब एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम करते हो तो सम क्या आता है तुम्हारा 180 डिग्री। कितना आता है सम 180 डिग्री। तो देखो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेस कर दिए R1 प्लस R2 प्लस RO सॉरी O, यानी कि ये वाला एंगल, ये तीन एंगल का जब तुम सम करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 180 डिग्री। अच्छा, ये तुम्हारी थी इक्वेशन 1 और ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखो क्या क्या सिमिलरिटीज है और हम लोग क्या क्या सिमिलर इसमें चीजें निकाल सकते हैं। जब तुम देखोगे इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज है तो देखो यहाँ एंगल O की जगह एंगल O है, 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री है और R1 प्लस R2 की जगह क्या है A। तो यहां से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो तुम्हारा प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो किसके बराबर हो जाता है तुम्हारा R1 प्लस R2। तो देखो वही यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है तुम्हारा ये किसके बराबर हो जाता है तुम्हारा R1 प्लस R2। समझ में आ गई बात? इतनी चीजें समझ में आई? एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हारा R1 प्लस R2 कैसे होता है? तो इस रिलेशन को बहुत ही अच्छे से याद रखना और ये रिलेशन तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कुछ रिलेशंस और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल के रिलेशन और देखते हैं। तो जो सबसे पहला और जो सबसे अच्छा रिलेशन हमको दिखा, जिसको कि हम लोग को बहुत मान के चलना है, वो कौन सा रिलेशन था हमारे लिए? ये वाला। वो कौन सा रिलेशन था हमारे लिए? ये वाला। देखो मैं रेड से जो मार्क कर रहा हूँ वो एज अ इंपॉर्टेंट, यानी कि उसके ऊपर मैं हैशटैग भी लगा दे रहा हूँ, उसको तुम अपनी नोट्स में डायरेक्टली इंक्लूड कर लेना। ठीक है, चलो। तो जो तुम्हारा एंगल था, जो प्रिज्म का एंगल था, उसका जो रिलेशन हुआ R1 और R2 के साथ, वो कैसा होता है? A बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और दे रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल है जो कि तुम्हारा DPQ है। ठीक है, अब एक ट्रायंगल देखो कौन सा? DP एंड Q। तो देखो अब एक ट्रायंगल तुम्हारा DPQ कहाँ पे है? तो देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, DP एंड Q। एक बार अब इस ट्रायंगल को देखो। ठीक है, जैसे ही तुम इस ट्रायंगल को देखोगे यहाँ पे, अच्छा इस वाले में थोड़ा कंजेस्टेड हो जा रहा है तो मैं पीछे वाले डायग्राम्स तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल था? DPQ, यानी कि ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब जब इस ट्रायंगल में देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एंगल तुम्हारा ये बन रहा है और दूसरा एंगल तुम्हारा ये बन रहा है, दिख रहा है? चलो अब फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इन दोनों एंगल से क्या क्या रिलेशन तुम्हारा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन कैसे कैसे दिया हुआ है कि तुम्हारा ये जो ये डेविएशन है, यानी कि ये वाला। ठीक है, अच्छा देखो ट्रायंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि अगर तुम्हारा ट्रायंगल इस तरीके से बना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल की बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कि ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है और इसका ये क्या होता है? एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ये क्या होता है? सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ये अगर एंगल ए है और ये एंगल बी है तो ये एंगल ई किसके बराबर होता है तुम्हारा? ए प्लस बी। किसके बराबर होता है तुम्हारा? ए प्लस बी। तो हम यहां से ये रिलेशन निकाल सकते हैं ना कि ये वाला जो तुम्हारा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, किसके बराबर हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन 1 एंड एंगल ऑफ डेविएशन 2। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे एक रिलेशन हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आपका तुम्हारा एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है किसके बराबर है? एंगल ऑफ डेविएशन 1 प्लस एंगल ऑफ डेविएशन 2। समझ में आ गई बात? चलो अब इसी रिलेशन को हम लोग आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में इससे क्या दिया हुआ है। तो देखो जैसे इस रिलेशन को तुम आगे लेकर आए तो यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, चलो इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, किधर सही दिखेगा तुम लोग को? चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल DPQ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन 1 प्लस एंगल ऑफ डेविएशन 2। ठीक है, चलो इसी रिलेशन में, अच्छा अब इसकी वैल्यू निकालो, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन 1 की। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन 1 की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? ठीक है, आओ इसी में फिर से तुम लोग को समझाता हूँ। ठीक है, इसी में तुम लोग को फिर से समझाता हूँ। जैसे ही तुम यहाँ पे देखोगे, जैसे ही तुम यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, अगर तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन 1, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे भैया? देखो इस एंगल के और इस एंगल के, यानी कि ये जो टोटल एंगल है इसके बीच ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक, तो जैसे ही अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी निकालोगे तो ये वाला एंगल तुम्हारा क्या आएगा? ठीक है, एंगल आई में से क्या माइनस करोगे? एंगल R1। तो देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो तुम्हारा एंगल आई माइनस R1, यानी कि जो डेविएशन है ये किसके बराबर है, तुम्हारा एंगल आई माइनस R1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे इतनी चीजें। तो आओ देखते हैं ऐसे ही सेम ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो तुम्हारा है I1, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, E। ठीक है, तो देखो ये जो तुम्हारा एंगल E है किसके बराबर होगा, इस एंगल के। तो अगर बात करें डेविएशन 2 निकालने की, तो तुम लोग यहाँ पे डेविएशन 2 की वैल्यू क्या रखोगे, E माइनस R2। क्या रखोगे, E माइनस R2। और डेविएशन 1 की अगर वैल्यू बात करें तो यहाँ क्या लिखोगे, I माइनस R1। समझ में आ गई बात। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को उठा के जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनती हुई दिखेगी, ये वाली। मेरी इक्वेशन क्या बनती हुई दिखेगी, ये। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूं कौन सी। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन बनती हुई दिखेगी, ये वाली। ठीक, चलो अब बाद में बाकी, अब देखो यहाँ पे ये कौन सा आ गया तुम्हारा, E माइनस। ठीक है, अब जब इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे, ठीक है, इस खोलोगे, यानी कि ये जो ब्रैकेट 1 है तुम्हारा और ये जो ब्रैकेट 2 है, इन दोनों को खोलोगे तो देखो R1 और R2 ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों का सम हो जाएगा और माइनस तुम कॉमन ले लोगे, फिर I प्लस E। ठीक है, I प्लस E, एक ब्रैकेट तुम इनको अलग कर लोगे। अच्छा, यही वाला ये देखो एक रिलेशन में यहाँ पे रखा था, R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, एंगल ए के। तो देखो जैसे ही एंगल ए के बराबर होता है, हम लोग अगर R1 और R2 में एंगल ए की वैल्यू रख देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ये वाली। यानी कि तुम्हारी सबसे पहले ये इक्वेशन मिलेगी, फिर उसके बाद इसको तुम वैल्यूज को इधर उधर करके जब मॉडिफाई करोगे तो जो तुम्हारी मेन इक्वेशन है वो तुमको क्या मिल जाएगी, ये वाली। अच्छा, ये मेन इक्वेशन तुम्हारी क्या है बताओ, I प्लस ई। क्या है, I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि इंसिडेंट प्लस इमरजेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सबसे तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन प्रूफ होता है इस पूरी स्लाइड में। कह लो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है ये वाला है। समझ में आ गई बात। चलो, वो अब उसी की भैया यहाँ पे थ्योरी लिखी है तो इसको तुम लोग पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब इतना थ्योरी तो यार पढ़ने नहीं जाऊंगा, तुम लोग इसको पढ़ लेना। बाकी की चीजें जितनी भी थी डेरिवेशन वाली, जितनी भी और चीजें थी मैंने समझा दी। तो इतनी चीजें समझ में आई हो तो एक बार तुम लोग बता दो कि इतनी चीजें क्लियर हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक बार बता दो इतनी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ सही है। एक कमेंट तो करो कि हाँ सर सही है, सब बढ़िया है, समझ में आ रहा है। जो ना समझ में आया भैया उसको पूछ भी लो कि सर नहीं समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ही इस थ्योरी में तुम आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, एक ग्राफिकल रिलेशन दिया। यानी कि अभी जो तुमने पीछे पढ़ा था, ये जो पीछे तुमने ये वाला रिलेशन पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन पढ़ा था, अब इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ से। ठीक है, बाकी ग्राफ तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है, मैंने एज अ जनरल नॉलेज तुमको बता दिया कि तुमको रिलेशन याद रह जाए। ठीक है, प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये जो रिलेशन है वो तुमको याद रह जाए। ठीक है, चलो अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, पहले ये तो ग्राफ डिक्रीज होता है और मिनिमम पे आता है, बाद में ये ग्राफ फिर से क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट होता है ग्राफ का, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, चलो तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, चलो यहां पे ऐसे लिख देते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहां पे ये जो एंगल है ये आपका क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि जब आपकी जो लाइट आएगी, प्रिज्म में जो लाइट आएगी उसका एकदम मिनिमम डेविएशन होगा, बहुत हल्का सा डेविएट करेगी अपने पाथ से, तो उसकी वैल्यू कहां पे आती है, यहां पर। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये भी लिखा है कि जब भैया तुम्हारा मिनिमम डेविएशन होगा, डेविएशन बहुत कम होगा, तो यहाँ पे देखो ये जो सारे एंगल हैं R1 तुम्हारा, ठीक है, डेविएशन 1, R2, ये सब सारे एंगल बहुत छोटे छोटे होंगे। ठीक है, लगभग कह लो पॉइंट मात्र अंतर होगा इन सब में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मात्र अंतर होता है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका रिलेशन आता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिलेशन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई किसके बराबर हो गया, एंगल ई के, और जितने आपके सारे रिफ्रैक्टिंग एंगल थे वो सब एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ में आ गई बात।
देखो जब यहाँ पे सारी चीजें बराबर हो गई, सब कुछ हो गया, तो वापस से एक बार हम इस इक्वेशन में आते हैं और जैसे यहाँ पे तुम एंगल R1 और R2 को बराबर रखोगे तो ये जो तुम्हारा A है, यानी कि ये जो A की वैल्यू थी, A तुम्हारा क्या आ जाएगा 2R, और जो R की वैल्यू क्या आएगी A/2। समझ में आ गई बात? तो R की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी A/2। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। चलो जैसे ही इसमें आगे बढ़ोगे भैया, वापस से सेम चीज, जब ये सेम चीज हर जगह पुट करोगे, ठीक है। अब देखो एक बार तो तुम लोगों ने R1 R2 पुट कर लिया, एक बार भैया I और E भी पुट करके देख लो, ठीक है। ये वाला जो तुम्हारा एकदम मेन इक्वेशन था, कौन सा, ये जो मैंने तुमको बताया था I प्लस E इज आई एक मिनट I प्लस E इज इक्वल्स टू A प्लस डेविएशन, ठीक है, ए प्लस डेविएशन, ठीक है। ये वाला तुमको इक्वेशन बताया था मैंने। अब देखो एक बार तुम लोगों ने R1 और R2 को तो भैया पुट कर लिया, एक बार तुम लोगों ने क्या किया, R1 और R2 को पुट कर लिया, ठीक है। R1 और R2 को तो तुमने पुट कर लिया, अब एक बार भैया I1 और E को भी इक्वल पुट कर लो। तो जैसे ही तुम लोग इसको इक्वल पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना आएगा 2I, यहाँ पे क्या आएगा 2I बराबर A प्लस डेविएशन, 2I बराबर A प्लस डेविएशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे I की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि इसको तुम नीचे लेकर जाओगे। अच्छा ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन कैसा है तुम्हारा मिनिमम, ये डेविएशन कैसा है तुम्हारा मिनिमम, यानी कि यहाँ पे लाइट बहुत ही थोड़ा सा डेविएट करती है, समझ गए। तो जब आपस ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे, सब कुछ लेकर जाओगे, तो यही तुम्हारी इक्वेशन किसमें मॉडिफाई हो जाती है, I बराबर A प्लस, ठीक है, मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, ठीक। ये किस तरीके से इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है, I बराबर A प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, इतनी चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो फिर उसके बाद सेम चीज, अब इसको, अच्छा मैं ये रिलेशन मिटा दूं क्योंकि ये रिलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो मैं इसको वापस से यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, ये रिलेशन वापस से मैं लिख दिया ताकि ये विजिबल हो जाए, बाकी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा समझाने की मुझे जगह चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे तुम यहाँ पे आगे आओगे, ठीक है, जैसे ही इसमें आगे बढ़ोगे, अब देखो क्या है कि जब भी तुम्हारी एंगल्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना, जब भी तुम्हारे एंगल्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो ये जो हम लोग साइन लेते हैं, एंगल का साइन, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, तुम्हारे एंगल से रिप्लेस हो जाता है ना। तो चलो खैर वो चीज अभी बाद में बताते हैं, पहले तो इस पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। अगर ये जो स्नेल्स लॉ है, अगर इसको अप्लाई करते हैं हम लोग किसमें, प्रिज्म में, ठीक है, किसमें अप्लाई करते हैं, प्रिज्म में। तो देखो सबसे पहले स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो साइन आई, ठीक है, पहला तुम्हारा स्नेल्स लॉ कहां लगेगा, सबसे पहला तुम्हारा स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। बात करें सबसे पहले स्नेल्स लॉ तुम्हारा कहां लगेगा, तो सबसे पहले तुम्हारे स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगेगा, देन किस पे लगेगा, तुम्हारा इस पे लगेगा। बाकी यहाँ पे तुम एक पॉइंट पे ही स्नेल्स लॉ लगा के वहां पे तुम रिलेशन क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे आओगे, अब तुमको मैं ये वाला रिलेशन समझाता हूँ कि ये वाला रिलेशन कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही जब सबसे पहले पॉइंट पे, ठीक है, ये तुम्हारा प्रिज्म था, ठीक है, ये तुम्हारा प्रिज्म था, और तुमने स्नेल्स लॉ, जब लाइट यहाँ पे आई तो स्नेल्स लॉ तुमने यहीं पे लगा दिया। तो यही बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो नॉर्मल है तुम्हारी, इसके बीच में ये जो एंगल आई बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लो अपॉन साइन आर। तो देखो यहाँ पे ये जो साइन 1, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, फिर जैसे ही ये इक्वल होगा, और यहाँ पे देखो आई की वैल्यू तुमने ये निकाल के रखी थी, आई की वैल्यू तुमने क्या निकाल के रखी थी, ए, और मिनिमम डेविएशन बाई 2। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं किए भैया, यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या की, हम नॉर्मली पुट कर दिए, आई की वैल्यू यहाँ पे नॉर्मली क्या की है, पुट की है। बाद में यहाँ पे जो साइन आर था, वहां पे आर की वैल्यू हम कहां से ले आके पुट किए हैं, यहाँ से। तो बाकी जब तुम आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे a/2, तो ये भी तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भैया आप बताइए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, और उस प्रिज्म का एंगल दे दिया, और ये दे दिया कि उसमें मतलब उस प्रिज्म का केवल तुमको एंगल दे दे, और ये दे दे कि वो लाइट को कितना डेविएट करता है, क्या करता है, लाइट को मिनिमम कितना डेविएट करता है, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पे आराम से तुम यहाँ पे अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले आके एग्जाम में बैठ जाना डायरेक्ट, ठीक है। इधर उधर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना, तुम यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी
वैल्यू। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहां से आया, किस तरीके से आया, कौन कौन सी वैल्यू पुट की है, इतना समझ में आ गया हो तो एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए, फिर हम क्या करते हैं आगे चलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। सब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं, अगली कहानी पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या आया। नेक्स्ट हमारी जो प्रिज्म की कहानी थी, ये जो हम लोग एंगल के रिलेशंस निकाल रहे हैं, इन रिलेशंस में क्या नया चीज आता है। चलो तो देखो सबसे बात करते हैं, ठीक है, फिर इन रिलेशन का जो सबसे नई चीज देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है, यानी कि ये जो प्रिज्म है तुम्हारा, इसे बहुत पतला सा होगा, ये जो प्रिज्म है तुम्हारा क्या होगा, बहुत पतला सा होगा, यानी कि ये जो ए है ये तुम्हारा बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो उस कंडीशन में चीजें क्या होती हैं और उस कंडीशन में हम लोग चीजों को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन देखेंगे उस प्रिज्म से जिसका एंगल बहुत स्मॉल होगा। एक तो तुम्हारा हो गया एंगल स्मॉल होगा प्रिज्म का, एक हो गया जो तुम इंसिडेंट लाइट इस पे भेजोगे उसका भी एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी कि बहुत मामूली होगा। तो देखो यही चीज मैं तुमको अभी पीछे जस्ट एक स्टेटमेंट बोला था कि जब भी तुम्हारे एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं, जब भी तुम्हारे एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो तुम उनका साइन लो या फिर एंगल का ले लो या फिर उनकी साइन लो या एंगल की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, दोनों क्या होती हैं, बराबर। तो बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है, साइन ऑफ इमर्जेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई तुम्हारा बहुत ही स्मॉल है, यानी कि ये जो आई है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो भैया जाहिर सी बात है जब तुम्हारा आई स्मॉल रहेगा तो तुम्हारा आर और ई भी तो स्मॉल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको समझाता हूं, जब ये तुम्हारा आई स्मॉल होगा तो देखो इसी आई पे तो ये दोनों एंगल डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इस आई पे ये दोनों एंगल, यानी कि ये जितना आई ये है उतना ही तो भैया ये भी है। अगर ये स्मॉल होगा तो ये स्मॉल होगा, और अगर ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा, और फिर बाद में आपका ये भी बहुत छोटा होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से एक एंगल एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंड करते हैं। और भैया जब एंगल छोटे हो गए, यहाँ पे देखो सारे एंगल छोटे हो गए तो यहाँ पे सब जगह से साइन की वैल्यू तुम उड़ा दो। अब तुम साइन की वैल्यू हटाओगे तो भी वही आएगा और अभी भी साइन की वैल्यू का वही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कौन हो भैया? आरवी सिंह राठौर। क्या नहीं समझ में आया बाबू? एक जगह बताओ, जो नहीं समझ में आया उसी चीज को मैं समझा देता हूँ। एक कोई पॉइंट बताओ जहां पे ना समझ में आया हो। अगर भैया पूरा नहीं समझ में आया तो तुम लेक्चर में बहुत लेट आए हो, इसका मतलब तुम शुरुआत से कहानी नहीं देखे हो, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। बताओ कोई एक पॉइंट बताओ, कोई एक स्लाइड बताओ, तुम स्लाइड नंबर बताओ, कौन सी नई स्लाइड समझ में आई। मैं तुम्हारे लिए यहाँ स्लाइड भी खोल देता हूँ। लो चलो बताओ, इसमें से इतनी मैंने अभी तक स्लाइड बताई, तुम बताओ इन स्लाइड्स में से कौन सी नहीं समझ में आई। गायब? चलो ठीक है, चलो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हमने आपको बताया कि जैसे साइन ऑफ आई है और साइन ऑफ आर है, तो यहाँ से आप क्या करो, साइन की वैल्यू ही हटा दो, यानी कि उसका साइनोसोइडल कर्व हटा दो। तो वहां पे डायरेक्ट आप एंगल पुट करोगे। तो जैसे ही आप एंगल पुट करोगे और बाकी आपके रिलेशन कौन कौन से आ जाएंगे, एक रिलेशन आपका ये वाला आ गया। ये रिलेशन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर वन, म्यू इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर वन। और फिर एक रिलेशन यहाँ पे क्या दिया है, म्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर टू। जब बाद में तुम इन दोनों को क्लब करोगे, यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे, ठीक है, तो इसको तुम इधर भेज दो, तो ये क्या रहेगा, म्यू आर वन बराबर आई, यहाँ पे क्या रहेगा, म्यू आर टू बराबर ई, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, आई प्लस ई बराबर म्यू को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा आर वन प्लस आर टू। समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्या रहेगा, आर वन प्लस आर टू। और अभी ही मैंने पिछली स्लाइड्स में यानी कि प्रीवियस उसमें पढ़ाया था, ये जो तुम्हारा R1 और R2 की वैल्यू होती है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं भैया, A। इसी R1 और R2 की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, A। समझ में आ गई बात? चलो इसी R1 और R2 की वैल्यू को हम लिखते हैं A। तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन है क्या बन जाती है, I प्लस E इज इक्वल्स टू म्यू इंटू A। समझ में आ गई बात? तो जो तुम्हारी इक्वेशंस निकल के आती है, क्या निकल के आती है, I प्लस E इज इक्वल्स टू म्यू इंटू A, ठीक है। चलो एक तो तुम्हारी इक्वेशन ये हो गई। अच्छा पीछे अभी हमने क्या प्रूफ किया, यहाँ पे देखो, पीछे अभी हमने क्या प्रूफ किया था इस स्लाइड में। देखो यहाँ पे क्या दिया था, ये जो तुम्हारी आई थी, यानी कि इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे ये जो आई ई था, यानी कि आई प्लस ई था, ये किसके इक्वल था, ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन,
ठीक है। तो यहां से हम उठा सकते हैं आई प्लस ई की वैल्यू। आई प्लस ई की वैल्यू जैसे ही यहां से उठाओगे, इसको जब इस वाली स्लाइड में यानी कि इस वाली इक्वेशन में जब पुट करोगे यहाँ पे आई और ई पे, यानी कि आई प्लस ई, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो आई प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे ही इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट करोगे तो देखो यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे a प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ए। ठीक है, बाद में जब तुम a को इधर लेकर जाओगे तो तुम्हारी यही इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी। और ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन क्या भी है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू ए, तुम दोनों में से कॉमन ले लोगे, ठीक है, एक के साथ म्यू है, एक के साथ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन बनती है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की, वो क्या बनती है तुम्हारी a इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1। ठीक है, सिलेबस कितना हो गया है? अच्छा, स्लाइड नंबर 3 तुम्हें नहीं समझ में आई है, ठीक ठीक, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, स्लाइड नंबर 3, 1 2 3, ये वाली स्लाइड नहीं आई है भैया अरवी सिंह, ये वाली स्लाइड। बताओ यार, जल्दी कमेंट करो। सिलेबस यार, मैंने वीडियो स्टार्ट जब मैं करता हूं, जब मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूं, मैं तभी सिलेबस का पूरा एक ब्यौरा दे देता हूं कि मैंने सिलेबस को कितना कवर करवाया। तो देखो एक बार फिर से मैं तुम्हारे लिए बता देता हूं, सिलेबस में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया है, तुम्हारा ऑप्टिक्स करवा दिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवा दिया है, ह्यूमन आई करवा दिया है, और आज मैं प्रिज्म भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही प्रिज्म तुम्हारा खत्म होगा वैसे ही तुम्हारे लगभग 4 चैप्टर बड़े आराम से फिनिश हो जाएंगे, और इन 4 चैप्टर में से तुम्हारे क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आने फिक्स्ड होते हैं। समझ में आ गई बात? एक न एक क्वेश्चन आने फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही, अच्छा अगर बता देना कि ये स्लाइड रहेगी तो मैं स्लाइड को अभी समझा दूंगा। ठीक है, तो परेशान मत हो। तब से आगे बढ़ते हैं क्योंकि भैया तुम्हारा कमेंट बहुत धीमे आ रहा है और इतना देर में वेट कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे ही इसमें आगे बढ़ो तो इतनी चीजें समझ में आ गई कि ये वाली तुम्हारी इक्वेशन कैसे आ रही है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तुम्हारी कैसे आई, एक मिनट ये चीजें समझ में आई कि ये वाली तुम्हारी इक्वेशन कैसे आई, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको रेड से लिख देता हूं ताकि बच्चों को एकदम क्लियर रहे और अपने उसमें नोट्स में इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर पाए। ठीक है, चलो तो जो तुम्हारी ये इक्वेशन आई क्या आई, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू ए, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कह लो और इक्वेशन भी कह लो। समझ में आ गया? हेलो हेलो सोहम, बताओ भैया क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही तुम इसमें आगे बढ़ोगे, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार भैया आप लोग बता दीजिए समझ में आ गया हो। अच्छा 9th में हो, ठीक ठीक, तो 9th में हो, 9th में भी प्रिज्म का थोड़ा सा पार्ट होता है। ठीक है, 9th 10th में थोड़ा थोड़ा पार्ट रहता है कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तुम्हारा कैसे लाइट स्कैटर करती है, लाइट बिखर कैसे जाती है, व्हाइट लाइट उसमें डालो, तो तुम देख लो, थोड़ा बहुत तुमको आइडिया लग जाएगा। बाकी 9th में हो तो मैं तो कहूंगा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बाकी जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो वापस से इन सारी चीजों को गो थ्रू करना। ठीक है, बाकी तुम इसको देख लो क्योंकि 9th में थोड़ा सा रहता है कि बच्चे जानने लगते हैं प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बच्चों के अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है। ठीक है, चलो इंट्रो है, हाँ इंट्रो है, बहुत थोड़ा सा इंट्रो है। ठीक है, कि प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से होता है, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें आने लगती हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक बात आती है, क्या आती है, देखो वो बात यहाँ पे क्या आती है कि ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा देखो प्रिज्म में दो ही तीन चीज तो मेन है, जो प्रिज्म है तुम्हारा उसमें दो ही तीन चीज तो मेन है। मान लो ये क्या है, तुम्हारा एक प्रिज्म था, ठीक है, ये प्रिज्म था। अब भैया तुम्हारी ये जो लाइट रे थी, तुम्हारी लाइट रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, अब लाइट रे यहाँ गई, फिर लाइट रे यहाँ पे चली जाती है, तो इस तरीके से लाइट रे पार कर जाती है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाती है यही तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, यही तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक तो मेन बात ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, फिर दूसरी मेन चीज क्या है, तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म, फिर तीसरी चौथी तुम्हारी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, बाकी ये तुम्हारा आता रहता है। तो यहाँ पे दो सबसे मेन चीज है जानना, क्या क्या, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, हाँ मैं 10th पास हूँ, आर्य सर मुझे अभी से करना
हाँ, हाँ, देखो कर लो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, चीज़ें बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है? और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कर लोगे तो तुमको नुकसान करेगा, ठीक है? बाकी अगर तुम 10th पास हो ना, तो यार बहुत बेहतर रहेगा। तुम अगर क्लास 11th में हो, तो क्लास 11th सबसे अच्छी कंडीशन होती है बच्चों को स्टार्ट करने की। क्योंकि जब तुम क्लास 11th में स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारे पास ये क्लास 11th का पूरा एक जो टाइम है, यानी कि जो तुम्हारा पूरा 1 साल है, टाइम स्लॉट, ये तुम्हारा पूरा कंज़्यूम होगा। बड़े आराम से चीज़ों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखते-सीखते तुम आगे बढ़ोगे। तो यहाँ चीज़ें तुम्हारी बहुत पुख्ता हो जाएँगी, बहुत अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? फिर जैसे ही तुम क्लास 12th में आओगे, तो वहाँ चीज़ें तुमको और अच्छी मिलेंगी, ठीक है? तुम्हारे इसका रिवीजन हो जाएगा, फिर क्लास 12th की मतलब तुम्हारे पास टाइम इतना रहेगा और चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी, तो पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएँगी, ठीक है? तो ये तुम्हारा सबसे अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का, ठीक है? चलो। हाँ, हाँ, बताओ। सोहन, ओके, बहुत बढ़िया। सैनिक स्कूल का, ठीक है। सही है, सैनिक स्कूल में भी सही रहता है। अगर तुमको डिफेंस में जाना है, तो सैनिक स्कूल वाले ये जो होते हैं, जो सैनिक स्कूल होते हैं, एयरफोर्स वाले होते हैं, ठीक है? एयरफोर्स स्कूल होते हैं, ठीक? बाकी ये जो आर्मी स्कूल आपके होते हैं, इन सबका एक अपना अलग ही बेनिफिट होता है, ठीक है? वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है? जो आपके एटीट्यूड में चेंज लाया जाता है, वो प्रॉपर आपको डिफेंस के अकॉर्डिंग ही करवाया जाता है। तो आपका अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपकी वहाँ से तैयारी बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। ठीक है, चलो बाकी तो ये हो गई यार ऐसी बातें। फिर हम अभी टॉपिक खत्म करते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर 5 मिनट हम आपके साथ दे देंगे, ठीक है? आप लेक्चर में बने रहना, 5 मिनट आपसे बातें कर लेंगे, आपके क्या जनरल डाउट्स हैं कैसे हैं उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो चलो बाकी अभी हम लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है? चलो। अस्मित, तुम गायब ही रहते हो हैं, घूमो तुम। चलो, गुड डे, गुड डे, गुड डे, घूमो। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तुम्हारे एंगल ऑफ डेविएशन को, यानी कि जो तुम्हारा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और वो किस किस फैक्टर के साथ वेरी करता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, मैं तुमको ये बता देता हूँ, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बताया ही हूँ, अब देखो किस तरीके से वेरी करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा ये रहा, ठीक है? और एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा कौन सा रहा, ये रहा। अब भैया जैसे ये एंगल तुम बड़े करोगे, जितने ज्यादा ये चीजें चेंज करते जाओगे, जितनी ज्यादा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहेगा, उतना तुम्हारा डेविएशन बढ़ता रहेगा। यानी कि इंसिडेंस पे डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनल हो जाता है, तुम्हारा डेविएशन। तुम जैसे इंसिडेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा डेविएशन इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गई बात? तो वही चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये क्या करता है, इंसिडेंस एंगल के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। कैसा होता है, डायरेक्टली वेरी करता है, ठीक है? तो यानी कि अगर इसको मैथमेटिकल वे में लिखना चाहो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है? तो ये तुम्हारा हो गया मैथमेटिकली। फिर उसके बाद बात चलते हैं मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? मटेरियल ऑफ प्रिज्म किससे क्या रिलेटेड है, कि प्रिज्म किस तरीके का है। प्रिज्म भैया तुम्हारा ग्लास का है, कि तुमने एक कोई मटेरियल ले लिया है, उसके अंदर पानी भर दिया है, या फिर उसके अंदर कोई और फ्लूइड भर दिया है, कोई और ऑयल भर दिया है। तो जैसे जैसे प्रिज्म का तुम मटेरियल चेंज करते जाओगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा। तो वही बात है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म से मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे जैसे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, वैसे वैसे तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन डेविएट करेगा, वो चीजों को ज्यादा डेविएट करेगा। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा है एंगल ऑफ डेविएशन, ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। समझ में आ गई बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर यहाँ क्या दे रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने तुमको बताया ही है कि यानी कि ये जो ट्रायंगल होते हैं, जब प्रिज्म बनता है तो ये दोनों साइड लगे होते हैं और यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और ये इन दोनों साइड्स के बीच में ये जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा रहेगा, तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा रहेगा, डेविएशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है? तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेविएट करता है किसको, एंगल ऑफ डेविएशन को, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया। तो पहली चीज तुम्हारी ये हो गई, दूसरी चीज तुम्हारी ये हो गई, और तीसरी चीज तुम्हारी क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। चलो जैसे ही आगे बढ़ते हो, अब बात आती है वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है चैट में वेवलेंथ क्या होती है? एनीवन, कोई बता सकता है?
देखो वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव जितनी ट्रेवल करती है यानी कि जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। यानी कि दो पीक्स के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब तुम्हारी लाइट, अभी तुमको आगे मैं पढ़ाऊंगा विबग्योर, क्या पढ़ाऊंगा, विबग्योर। जब तुम प्रिज्म में एक लाइट डालते हो तो वो किस तरीके से स्कैटर कर जाती है, किस तरीके से फैल जाती है, ठीक है, तो वहां पे तुमको वेवलेंथ और अच्छे से मैं समझाऊंगा वेवलेंथ मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं वेवलेंथ, यानी कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गई बात। यानी कि अच्छा वेवलेंथ को कैसे दिखाते हैं हम लोग, लैम्डा। वेवलेंथ को हम लोग कैसे दिखाते हैं हम लोग, लैम्डा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ डेविएशन से। सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिख दो, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। समझ में आ गई बात। तो ये तुम्हारा हो गया चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे चार रिलेशन है और ये चार रिलेशन तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक अलग से स्लाइड लगा के बता दिया है। ठीक है, चलो, इसलिए मैंने इसको अलग से स्लाइड लगा के बता दिया है ताकि तुम इसको अच्छे से याद रखो और अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम वहां पे विद इन अ सेकेंड आंसर दे पाओ। ठीक है, चलो, क्या कर रहे हो स्मिथ, पढ़ना है, पेपर है, चलो सही है भाई, अपना पढ़ो, बढ़िया से पेपर दो, फिर उसके बाद क्लासेस में वापस से कंटिन्यू हो जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे बता रहा था मैं तुमको विबग्योर, क्या बता रहा था, विबग्योर। अब भैया वो जो 9th और 10th वाले बच्चे थे उनके लायक है ये स्लाइड। ठीक है, वो लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9th में ये चीज आ जाता है, इसका कह लो इंट्रो पूछ दिया जाता है, 9th में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। अब बाकी जो 10th के बच्चे हैं उनके में तो ऑप्टिक्स होता ही है। ठीक है, 10th में ऑप्टिक्स थोड़ा सा आ जाता है जिसमें तुम्हारा मिरर फॉर्मूला वगैरह आ जाता है, थोड़ा प्रिज्म की कहानी आ जाती है। ठीक है, ये प्रिज्म में तुम्हारी व्हाइट लाइट जाती है तो स्कैटर हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो प्रिज्म की थोड़ा बहुत आ जाता है। तो जो 9th-10th के बच्चे थे उनके लायक अब यहाँ पे मटेरियल आ गया है। तो देखो चलो बात करते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, थ्रू अ प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या होता है, बता सकते हो कोई, डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है, कोई बता सकते हो डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन कभी नाम सुना है, डिस्पर्जन कभी नाम सुना है। चलो, तो अब मैं बताता हूं यहाँ पे ये जो फिनोमिना होता है, ठीक है, फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग रे ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, कॉजिंग अ कलर, ठीक है, इन अ कॉन्टिन्यूअस कलर। कलर्स में देखो किस किस कलर्स में तोड़ते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, वॉयलेट, फिर उसका तुम्हारा आता है लाइट ब्लू, इंडिगो, फिर उसके बाद तुम्हारा आता है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर तुम्हारा रेड। तो इस तरीके से तुम्हारा विबग्योर में क्या होती है, व्हाइट लाइट एक टूट जाती है। देखो यहाँ पे बना भी है कि जब तुम्हारी व्हाइट लाइट अंदर आती है, ठीक है, यानी कि जब तुम्हारी व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म में आती है, यहाँ देखो तुम्हारी क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट यहाँ प्रिज्म में आ रही है, तो यहाँ देखो इस तरीके से इसको जाना चाहिए था। और बाकी जब डेविएट होती है तो ये कई अलग अलग कलर्स के फॉर्म में टूट जाता है। इसका अगर प्रैक्टिकल करके देखना हो ना तो तुम सिंपल सा एक ग्लास लेना, प्रिज्म, ठीक है, ये चीज तुमको स्लैब में भी दिख जाती है। ठीक है, तो एक प्रिज्म लेना, उसमें एक साइड से तुम बल्ब यानी कि टॉर्च जला के देखना, तुमको इधर जो दिखेगा वो हल्का रेनबो की तरह दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा, रेनबो की तरह। ठीक है, तो जब तुम रेनबो की तरह, वहां पे जो रेनबो तुमको दिखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो तुम इधर से व्हाइट लाइट डाल रहे थे वही यहाँ पे जाके बिखर गई, अलग अलग कलर में बिखर गई, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो यहाँ पे लाइट जो है अलग अलग कलर में बिखर जाती है और यहाँ पे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, अलग अलग तरीकों में ऐसे टूट जाती है। ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलो, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट आज मैंने पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद बचा ये जो टॉपिक डिस्पर्जन है, ठीक है, ये जो टॉपिक आपका डिस्पर्जन है, ठीक है, अभी इसमें 2-3 स्लाइड और बची हैं जो कि पढ़ानी थी, बट आज आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, डिस्पर्जन बताना है और ये बताना है कि जो आपका आसमान होता है वो ब्लू कलर से क्यों होता है, और कभी कभी देखो तो रेडिश कलर दिखता है, कभी कभी देखो तो येलो कलर दिखता है। ठीक है, तो ये सब जो थोड़ी बहुत थ्योरीज हैं, थोड़ी बहुत कह लो जनरल नॉलेज की थ्योरीज हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, बाकी आज हमारा वीकेंड है, कल हमारी क्लासेस रहती हैं बंद, तो एक दिन का आप लोग को टाइम मिलता है तो आप लोग इसमें बैकलॉग कवर करिए और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, तो वहां आपकी दिक्कतें रिजॉल्व हो जाएंगी। बाकी अगर नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट कमेंट कर दो कि सर मुझे इस चैप्टर की या फिर इसकी नोट्स चाहिए, या फिर आप हमको पीडीएफ शेयर कर दीजिए, तो वहां भी वो आप लोग को प्रोवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज इसी पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी के बाद क्लास में आप बने रहिए ताकि आपकी इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक, चलिए, थैंक यू।